आप सभी का स्वागत करता हूँ सीक्रेट स्टडी पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। मींस आप बिगिनिंग कैसे करें। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए बिगिनिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बिगिन करते हैं तो स्टार्ट लेना ही सबसे बड़ी एक बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, चैलेंज है सबसे बड़ा। तो हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन 2024 और 2025। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। सबसे पहले कि स्टार्ट लेना कहाँ से है। स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। हर वीडियोस में और हर सभी से हम सुनते हैं कि स्टार्ट हमें लेना है किधर से, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कैसी बुक्स होती हैं, तो ये बेसिक बुक्स होती हैं जो कि सेकेंडरी सेक्शंस मतलब क्लास 6 to 12 जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हम इन्हीं बुक्स को रीड करते हैं एसएसटी पर्पसेस के लिए। तो इसमें बहुत सी बुक्स, बहुत से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये सब नहीं पढ़ना आपको। बेस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। अब एनसीईआरटी में अगर हम पढ़ें तो कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ें, ये भी पॉइंट आता है, क्योंकि हमने एनसीईआरटीज़ तो बहुत सारी देखी हैं। तो अब एनसीईआरटीज़ में अगर हम देखें तो एनसीईआरटीज़ में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे कि हम लोग बात करें साइंस के पर्पस से, तो जनरल साइंस के लिए भी आपको साइंस का टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी न्यू वाली जो आई हुई है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 to 10। ठीक है, 6th 7th 8th 6th 7th 8th 9th और 10th, ये सब मिला के जनरल साइंस मतलब साइंस क्लास की बुक्स होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी मिक्स होंगे। ठीक है, एक ही बुक में। तो ये टोटल कितनी बुक्स हो गई, 5। और एक बुक आपको पढ़नी है क्लास 12th की, बायोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स। ठीक है, लास्ट 3 चैप्टर्स हैं वो पढ़नी है। वो किसके लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और जैसे ही आप इनको पढ़ लोगे तो आपका साइंस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं जैसे कि एनसीईआरटी बेसिक्स आपके कंप्लीट, पहली बुक कंप्लीट, पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा साइंस। तो दूसरा आप देखेंगे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी पोर्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंदी है। क्यों, क्योंकि अगर आप बात करो तो इसमें ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती हैं जो पहले छपती थी, अब बंद हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है न्यू वाली आती है। तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है आपको 6 to 10। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जिसमें 6th 7th 8th अगर आप देखो 6th 7th 8th, तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्पेसिफिकली दिया गया है। ठीक है, कंटिनेंट के बेसिस पे दिया गया है, वहाँ के स्पेसिफिकेशन के बेसिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में दे रखा है। तो 6th 7th 8th ये ओल्ड एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। न्यू एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज़ जो ज्योग्राफी की ऑल, बस प्रैक्टिकल को छोड़ के ये सभी एनसीईआरटीज़ लेनी है। और 9th 10th की भी ऑल लेनी है आपको। ठीक है, जिसमें 10th क्लास में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में दे रखा है। तो पहले की जो बुक थी ज्योग्राफी की वो बेस्ट थी। ठीक है, और न्यू वाली जो है वो भी बेस्ट है, बट ओल्ड वाली भी आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब यहाँ पर से आप 5 बुक्स पढ़ेंगे एंड देन 3, एंड देन यहाँ पर से 4 है। 11th 12th में 4 बुक हैं और उस 10th में 5, तो टोटल 9 बुक हो गई यहाँ। तो 9 और 5 14 बुक्स आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है, और एक एटलस रखना है आपको। कोई सा भी एटलस रख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड, ओरिएंट, कुछ भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट बुक अगर हम बात करें पॉलिटी, जिसके लिए काफ़ी बोले जाए तो काफ़ी कॉन्साइज है सब्जेक्ट। जैसे अगर आपको 6 7 8 पॉलिटी नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा सजेशन है। बाकी अगर आप रीड करना चाहो तो 6 7 8 पीडीएफ
या फिर वन टाइम रीड कर लो आप। सिर्फ क्या किस लिए कि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपका 9-10 का, जिसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में बात किया गया और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। 11th क्लास में आपकी 11th और 12th ये 2 क्लास की पॉलिटी है, मिला के 4 बुक्स हो जाएंगे, तो 4 2 6 टोटल पॉलिटी की 6 बुक्स पढ़नी है। और एडिशनल में अगर आप लगाना चाहें तो एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में पूरा डाटा कवर नहीं है, तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत से टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ता है आपको। जैसे प्रेसिडेंट अगर आप एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़ के चलोगे तो पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए आपको किस में से पढ़ना पड़ेगा, एम लक्ष्मीकांत से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट बुक आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ती है। ओल्ड एनसीईआरटी कहाँ से, 6 to 12th। 11th क्लास में एक होती थी पहले एंशिएंट हिस्ट्री, आर.एस. शर्मा। फिर एक होती थी 12th क्लास, 12th या 11th की है वो, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा की। और एक 12th क्लास की होती थी बिपिन चंद्रा, शायद ये 11th क्लास की होती है मिडिवल, बिपिन चंद्रा। ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ होती थी और ये आज की डेट में भी बिकती है। क्यों, क्योंकि इसका जो डाटा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। और न्यू में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो न्यू में 6 to 8 पढ़ना, जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट है। और 9-10 जो है वो वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा थीम्स वाली जो बुक है उसका उतना इम्पोर्टेंट पूरी बुक नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स है, वो हम फर्दर वीडियोस में अगर बात करेंगे, तो जब हम चैप्टर्स को रीड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करेंगे, तो हम थीम्स को बात कर लेंगे कौन कौन सी थीम्स जो है इंपॉर्टेंट है उन बुक्स में से, क्योंकि पूरा बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कंटेंट हम ऑल से ही कंप्लीट कर लेंगे, इस वजह से। इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में आप 9-10 बेसिक रीडिंग ले लें, लेकिन 11th में एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बुक को तो बिल्कुल खा जाए। और 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लें। बट मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल लेवल पे इनकम आपको नेशनल इनकम के बारे में आपको जानना है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसलिए इस नेशनल लेवल के लिए मैक्रो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मिला जुला के चलें तो 4 बुक्स यहाँ पर आपको रीड करनी है। और इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप कोशिश कर सकें अच्छे से और रीड करना है तो तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स बहुत अच्छी होती है, इसकी हिस्ट्री भी अच्छी होती है और इकोनॉमिक्स भी, तो इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। बाकी जितनी बुक लिस्ट है वो बेस्ट है, इसके अलावा आपको कोई और यूज़ नहीं करना चाहिए बुक, ठीक है। ये बेसिक बुक्स हैं, आप इन बुक्स को मिनिमम 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लें। 3 मंथ्स क्या, 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर ये बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक फाउंडेशन बिल्ट हो जाएगा। जो फाउंडेशन आपको क्या हेल्प करेगा, जब एडवांस आप पढ़ेंगे, एडवांस मतलब कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी सीएस यूपीएससी में, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और देखेंगे जितने भी पेपर्स आप उठा के देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उन सब में आपको ये मिलेगा कि एनसीईआरटी का कहीं ना कहीं पॉइंट है। अगर एनसीईआरटी बच्चा पढ़ता है ना तो उसका 40 to 45% सिलेबस ऑलरेडी डन है, ठीक है। अब बात क्या है कि बचा हुआ कहाँ से करेगा, तो बचा हुआ एडवांस बुक जब वो रीड करेगा बच्चा, तो वो ये देखेगा कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़ रखा है, इसी का डीप नॉलेज दिया जा रहा है इस बुक में, तो बच्चा और अच्छे से क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम्स को, हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। तो 40 to 45 सिलेबस कौन कंप्लीट करवाता है आपका, एनसीईआरटी, कोई और बुक नहीं करवाता आपका। तो इसलिए जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी काफ़ी वीडियोस में बोला गया आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी करो ही मत, ठीक है। एनसीईआरटी
को छोड़ के आप एडवांस बुक कर सकते हैं। अरे भाई साहब 40 से 45% बेसिक फाउंडेशन आपका एनसीईआरटी से होगा, तो आप एनसीईआरटी को कैसे अवॉइड कर सकते हो? क्यों झूठ कह रहे हो पब्लिक को? अरे भाई साहब यहाँ सिटीज़ में, दिल्लीज़ में, मुंबई में, बेंगलोर में, यहाँ तो बच्चे को पता लग जाता है कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे दोस्त से सुनता है, कोचिंग से सुनता है। बट रूरल एरियाज़ में, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल जैसे छोटे छोटे शहर, गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्यों बहकाया जा रहा है इस झूठ में कि एनसीईआरटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि बेसिक ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन की नीड है, एग्ज़ाम देने आ जाए? अरे भाई जो एग्ज़ाम ले रहा है उसको भी पता है कि एनसीईआरटीज़ में से मैं फंडामेंटल राइट्स निकाल रहा हूँ, उसको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स में पूछ रहा हूँ, कहाँ से? ये एनसीईआरटीज़ में ही सही है। तो जब बेसिक ही कंप्लीट नहीं है और आपको बोला जाएगा आओ कोचिंग में एडवांस कराते हैं हम, तो भाई साहब आप रूरल बैकग्राउंड के बच्चे इसी चीज़ में मात खा जाते हैं, इसलिए वो अटैम्प्ट देते जाते हैं, बट सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता है, तो रीज़न ढूंढते हैं कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अरे रीज़न उनमें नहीं है, इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि एनसीईआरटीज़ को नेगलेक्ट करा जा रहा है। तो कृपया इन बुक्स को देखें, ये सिर्फ है कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें, ठीक है? एनसीईआरटी से अगर शुरुआत करेंगे आप, तो बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप बिल्कुल उसके बाद एडवांस पे एडवांस आप बुक्स खुद ही प्रेफर करने लग जाएंगे। आपको ये हो जाएगा कि चलो वैदिक फेज़ मैंने पढ़ लिया, ठीक है? तो वैदिक फेज़ में मुझे और जानना है कि ऋग्वेदा में पूछा जा रहा है, मेंस प्रोस्पेक्टम से या फिर प्रीलिम्स में ये पूछा जा रहा है कि वेद में बताओ कि कितने हैं ये, मतलब कि क्या डाटा है ये जो आपको समझ नहीं है। जैनिज़्म में पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो टोटल ये जो इन्होंने कंसेप्ट दे रखा है, या फिर जैनिज़्म जो है किस तरीके से कहाँ कहाँ पॉपुलर होता गया, कहाँ कहाँ फैलता गया, स्प्रेड होता गया, उसके बारे में डिटेल्स पढ़नी है। तो आप क्या करोगे? एडवांस बुक्स को देखोगे या कहीं नोट्स देखोगे? तो वो बच्चा अपने आप ढूंढ लेगा कहाँ से एडवांस पढ़ना है, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया वर्ल्ड वॉर 2, अब वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ रहे हो, अब उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आपको, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे लग रहे हैं उसको और अच्छे से पढ़ना है मुझे, और अच्छे से, तो आप एडवांस बुक्स की तरफ जाओगे, क्वेश्चन स्लैब लगाओगे, कहोगे ये एनसीईआरटीज़ में नहीं था, ये एडवांस से है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि एडवांस आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, खुद से समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक क्या करो, एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करो। तो इस वीडियो में मेरा यही मकसद था बनाना कि एनसीईआरटीज़ कौन कौन सी और कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए। बाकी मैं बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा किसी एक वीडियो में, ठीक है? कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ठीक है? आप बताना मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी आगे चर्चा करेंगे, हम बने हुए हैं आपके साथ। धन्यवाद।